नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। न्यूज उत्तराखंड देख रहे हैं आप। करेंगे उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत और बड़ी खबर देहरादून से आपको बता देते हैं, जहां कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें, पार्टी के दिग्गज नेताओं की बैठक होगी। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है। नाराज नेताओं को पीएल पुनिया मनाएंगे। पार्टी हाईकमान ने पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया है। कांग्रेस की अंतर्कलह को खत्म करने का प्रयास होगा। निकाय चुनाव की रणनीति पर भी फोकस रहेगा। कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और पर्यवेक्षक बैठक करेंगे। पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए खबर पर जानकारी के साथ। सोनू, कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक होगी और पीएल पुनिया यहां पर आएंगे। पार्टी के अंदर चल रही गतिविधियों को लेकर उनकी कोशिश होगी कि जो अंदर खाने नाराजगी से भी खत्म किया जाए। क्या कुछ तैयारियों का दौर है और किस तरह की बैठक होने वाली है? देखिए पारुल, जो उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। क्योंकि एक साल पहले की अगर हम बात करें तो जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त जब पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, तो तब से ही धीरे धीरे वो पार्टी में अंतर्कलह पनपना शुरू हो गया और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते आज चरम पर पहुंच गया है। और इसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी के दिग्गज नेताओं की बयानबाजी जब जाहिर होने लगी और जो अंतर्कलह है वो जब जाहिर हो गया है। हाल ही में जो कुमाऊं क्षेत्र के किच्छा विधानसभा के विधायक हैं, तिलकराज बेहर हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। जो पार्टी के प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनको जो जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान ने दी थी, उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल की बात करते हुए जो गढ़वाल क्षेत्र है उत्तराखंड का, इस क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप साफ तौर पर लगाया था और यहाँ तक कि एक वीडियो भी जारी किया था। इसके बाद जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, इस वक्त विधायक हैं, प्रत्यम सिंह, उन्होंने जो जिला के और खास तौर पर जो महानगरों के अध्यक्षों की जिम्मेदारी पार्टी कार्यकर्ताओं को दी थी, इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और यहाँ तक कि जो प्रदेश प्रभारी हैं उनकी कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए थे। तो मामला जब आगे बढ़ने लगा और कांग्रेस का अंतर्कलह जब जाहिर हो गया, तो उस वक्त फिर प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी हाईकमान से गुहार लगाई और पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष की गुहार पर जो पीएल पुनिया है उनको पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया और जो पर्यवेक्षक हैं पीएल पुनिया वो देहरादून पहुंच चुके हैं। आज पीएल पुनिया और प्रदेश प्रभारी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक करने वाले हैं। इस बैठक को लेकर के माना जा रहा है कि जो अभी तक कांग्रेस में अंतर्कलह चल रहा था, जो आपसी गुटबाजी और खेमेबाजी जग जाहिर होती हुई नजर आ रही थी, आज इन तमाम नाराज नेताओं को पीएल पुनिया और प्रदेश प्रभारी मनाने की कोशिश करेंगे, इनकी नाराजगी खत्म करेंगे और जो पार्टी की रीति नीति है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जो आने वाले समय में चुनाव होने हैं, इस साल के अंत में निकाय चुनाव होने हैं, उसकी रणनीति कैसे तैयार की जाएगी इस पर फोकस होगा। इसके साथ साथ जो इसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें पार्टी के नेताओं की किस तरह से भूमिका रहेगी, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो बैठक में जिन पर आज चर्चा की जाएगी। और आज की बैठक कांग्रेस के जो नेता हैं इनके लिए बहुत अहम मानी जा रही है। कांग्रेस की गुटबाजी, खेमेबाजी, अंतर्कलह के लिहाज से भी और पार्टी की आगामी जो रणनीति है इसके लिहाज से भी। बिल्कुल, आगामी रणनीति पार्टी की क्या होगी उसको लेकर तो जाहिर है कि बैठक होगी, लेकिन जो अंतर्कलह जैसे विषयों पर जब चर्चा होती है तो कांग्रेस के अंदर खाने कितने नेता हैं जिनकी नाराजगी और नाराजगी महत्वाकांक्षाएं, इनको जोड़कर देखिए तो बहुत कुछ बाहर निकल कर आता है। और कांग्रेस में हम देखते हैं कि जब चर्चाएं होती हैं तो ये भी कहा जाता है कि कराला कमान या फिर किसी के नेतृत्व में पार्टी को काम करने के लिए कहा जाए तो अंतर्कलह पनपती है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। बहरहाल सोनू, लौट रही हूँ आपके पास, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। खबर देहरादून से ही आपको बता रहे हैं, जहां 22 शोध आधारित मॉडल कॉलेज विकसित होंगे। शोध आधारित मॉडल कॉलेज विकसित किए जाएंगे। 27 अप्रैल को महाविद्यालयों का टीम निरीक्षण करने वाली है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम निरीक्षण करेगी।
तो 22 शोध आधारित मॉडल कॉलेज विकसित होंगे। 22 अप्रैल को महाविद्यालयों की टीम निरीक्षण करेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम निरीक्षण करेगी। तो किस तरह से विकसित होने वाले हैं ये शोध आधारित मॉडल कॉलेज और एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम निरीक्षण करेगी, किन पैमानों पर ध्यान रखा जाएगा, तमाम सवाल सोनू से हम जान लेते हैं क्या कुछ इस निरीक्षण के पीछे है और किस तरह से ये जो मॉडल कॉलेज है इनका विकास होना है। सोनू। देखिए पारुल, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत जो ये 22 जो कॉलेजेस हैं इनका चयन किया गया है और इनकी मौजूदा क्या है सूरत हाल छात्रों के पठन पाठन को लेकर के और जो वेबसाइट कोर्सेज हैं उसको लेकर के इनको कैसे पूरी तरह से विकसित किया जा सकता है। इसके लिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उससे 15 करोड़ रुपए की मदद ली जा रही है और कैसे इन कॉलेजेस की कायाकल्प की जा सकती है और जो कौशल विकास है या उद्यमिता से संबंधित जो कोर्सेज हैं उनको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो इस पर फोकस होने वाला है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम है वो निरीक्षण करेगी और मौजूदा स्थितियां जो है इनकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट के बाद फिर फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बाद संभवतः जो है एडीबी उसकी तरफ से स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो उच्च शिक्षा का सेक्टर है उसको हम कह सकते हैं बेहतर करने की दिशा में एक ये पहल की जा रही है। अब ये देखना होगा कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इन कॉलेजेस को विकसित किया जा रहा है, आखिर जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी उसके बाद कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो इसमें एड ऑन की जाएंगी, ये देखना होगा। जी पारुल। बिल्कुल, क्या कुछ ऐड ऑन किया जाता है और खासतौर पर जब विकसित होने की बात होती है और उत्तराखंड के क्षेत्र में कई सारे ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के अलग अलग कोर्सेज करना चाहते हैं, अलग अलग विजन होता है उनका अपने करियर फ्यूचर को लेकर, और ऐसे में अलग अलग जगहों पर ना जाके उनको किसी ऐसी जगह पर अपने ही राज्य में कुछ अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं या वो जो चाहते हैं वो करने को मिल जाए। तो जाहिर है कि उत्तराखंड वासियों के लिए अच्छी खबर है, जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में और आगे भी प्रयास उत्तराखंड की सरकार कर रही है। 27 अप्रैल की तारीख बताई जा रही है जब निरीक्षण होगा। जाहिर है कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते कदम आने वाले समय में बच्चों के भविष्य के लिए, उनके करियर के लिए बेहतर होंगे। लौट रही हूँ आपके पास सोनू, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। देहरादून से खबर, जहां आयुर्वेद विश्वविद्यालय में घोटाले का मामला सामने आया है। विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज कर विवेचना भी की जा रही है। कॉलेज से समन्ता शुल्क नहीं लिया गया है। सिक्योरिटी धनराशि में भी गबन की खबर। अधिकारियों पर अनियमितता बरतने का आरोप। एफआईआर में करोड़ों के घोटाले का जिक्र। बड़ा मामला है जिसे विस्तार से समझना होगा। सोनू से हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। एक घोटाला जो कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय में सामने आया है। सोनू, क्या कुछ ये पूरा मामला है, बताइए। एक उत्तराखंड में आयुर्वेद से संबंधित शिक्षा हो, आयुर्वेद के उत्पादन हो, उनको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय बहुत गंभीर मामला है, खास तौर पर जो इस विश्वविद्यालय से संबद्धता रखने वाले हैं उनसे जिसको के लिए सोनू, लौट रहे हैं आपके पास। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। दोबारा इस खबर पर आपसे बात करेंगे। सोनू जुड़े हुए हैं। सोनू, दोबारा से आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ ये पूरा मामला है, विस्तार से दर्शकों को समझाइए। देखिए, पूरा का पूरा मामला वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। खास तौर पर जो विश्वविद्यालय अधिकार क्षेत्र में जो निर्माण कार्य होने थे उन निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं और शासन की अनुमति जिन कार्यों को पूरा करने के लिए ली जानी थी वो शासन की अनुमति नहीं ली गई है। और इसके अलावा जो इस विश्वविद्यालय से
संबद्धता रखने वाले प्राइवेट सेक्टर के जो पॉलिसीज हैं उनसे जो धनराशि संपत्ता की ली जाती थी, उस धनराशि को तो विश्वविद्यालय ने ले लिया है, लेकिन उसको जमा नहीं कराया गया है। तो इस तरह की वित्तीय अनियमितताएं हैं। और इसके अलावा जो कर्मचारियों की तैनाती हम कहें भर्ती विश्वविद्यालय में की गई है, उसमें गड़बड़झाला हुआ है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो नियम है, नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया और कार्यों में शासन की अनुमति ली जानी थी, शासन से अनुमति दी गई है। और जब ये मामला में है, उसके बाद पूरे मामले की जांच के तहत शासन बात अब इसमें रिपोर्ट ली गई है और अब साफ हो जाएगा कि उसमें आरोपी अधिकारी कर्मचारी तो बता दें आपको, आयुर्वेद विश्वविद्यालय में घोटाले का मामला सामने आया है, जहां विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज कर विवेचना भी की जा रही है। कॉलेज से संबद्धता शुल्क नहीं लिया गया है, सिक्योरिटी धनराशि में गबन हुआ है, अधिकारियों पर अनियमितता बरतने का आरोप लग रहा है। एफआईआर में करोड़ों के घोटाले का जिक्र किया गया है। सुनो, जाहिर अब ये पूरा मामला गर्माता हुआ जा रहा है। विश्वविद्यालय में घोटाले का मामला, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां भी अब आरोप प्रत्यारोप कर ही रही हैं और आवाजें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। लेकिन सवाल ये कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय और उसमें इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, जिसको लेकर अब कार्रवाई की बात की जा रही है। जाहिर है कि जब तक कोई बड़े नाम ऐसी जगहों पर ताल्लुक नहीं रखते, तब तक इतनी क्षमता, इतनी हिम्मत नहीं होती है कि आप इतना बड़ा घोटाला कर जाएं। अब ऐसे में क्या कोई नाम या कोई लिंक सामने आ रहे हैं कि किन के संरक्षण में ये सब कुछ पनप रहा था? देखिए पारुल, ये आपका बहुत अहम सवाल है इस लिहाज से भी कि विश्वविद्यालय में यदि गड़बड़झाला होता है और घोटाला होता है और गबन जैसी बातें सामने आती हैं और धड़ल्ले से वित्तीय अनियमितताएं सामने आ रही हैं और फिर विजिलेंस मुकदमा दर्ज कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये गंभीर है और बिना किसी संरक्षण के ये कार्य हो नहीं सकता है। तो अब देखना होगा कि विजिलेंस की रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में कौन कौन बड़े नाम शामिल हैं, अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा किन सफेद पोश लोगों की इसमें संलिप्तता है, ये देखना होगा। जल्द ही विजिलेंस इन तमाम पहलुओं को उजागर करने वाली है और जो पहले विश्वविद्यालय संरक्षण में रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता से भी फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जांच का विषय है और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। अधिकारी, कर्मचारी और जो सफेद पोस्ट लोग हैं, इन का संरक्षण कितना है, इसकी सभी जो स्थिति है वो आने वाले समय में पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और ये देखना होगा कि जिन्होंने गड़बड़ किया है, जिन्होंने घोटाला किया है और विश्वविद्यालय में गबन किया गया है, निश्चित तौर पर इनका सलाखों के पीछे जाना तय माना जा रहा है। जी पाल, बिल्कुल लौटूंगी आपके पास, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। सुनो, तो देखिए, काफ़ी अहम मामला है जिसका खुलासा होना बेहद ही आवश्यक है, ताकि आने वाले समय में इसके तार कहां कहां तक फैले हुए हैं उसका पता लगाया जा सके। कौन से वो नाम हैं जिनके संरक्षण में ये पूरा घोटाला हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से ही अगली खबर आपको बता दें, जहां विदेशी एजेंसियां जो हैं उनसे अब धन जुटाया जाएगा। सरकार की कोशिश होगी विदेशी एजेंसियों से धन जुटाया जाए। 11 प्रोजेक्ट तेज रफ्तार से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आगामी 3 साल में इन्हें पूरा करने का लक्ष्य है। देहरादून सहित राज्य के 16 शहरों का विकास करने की बात कही जा रही है। तो किस तरह से सरकार अब धन जुटाएगी, और अगर ये मुमकिन हो भी जाता है तो आगे कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको और भी रफ्तार मिल सकेगी, तेजी से वो पूरे हो सकेंगे। सोनू से और भी जानकारी हासिल कर लेते हैं किस तरह से विदेशी एजेंसियों से अब सरकार की कोशिश होगी कि धन जुटाया जा सके, जो प्रोजेक्ट है उनको अंजाम तक पहुंचाया जा सके। सोनू, क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, उत्तराखंड की आर्थिकी को कैसे मजबूत किया जा सके, इस पर सरकार फोकस कर रही है। और इसी क्रम में हम इसको देख सकते हैं कि तमाम ऐसे कार्य हैं विकास के, जो दीर्घकालीन जिन कार्यों को हम कह सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारने के लिए सरकार जो है वो विदेशी एजेंसियों से भी अब धन जुटाने के प्रयास कर रही है। और इसमें बड़ी परियोजनाएं जो हैं, चाहे वो बांध बनाने की परियोजना हो या फिर ऊर्जा सेक्टर से संबंधित परियोजना हो, या इसके अलावा जो अवस्थापना से जुड़े कार्य हैं, जो लंबे समय तक होने वाले कार्य हैं, इन कार्य को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने प्लान किया है। और इसमें उत्तराखंड के दोनों ही क्षेत्रों को लिया गया। अगर हम गढ़वाल मंडल की बात करें तो ऋषिकेश है देहरादून का, और इसके अलावा अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें तो नैनीताल का हल्द्वानी क्षेत्र है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में कुछ योजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने की सरकार कोशिश कर रही है, और इसके लिए आर्थिक सहयोग खासतौर पर विदेशी एजेंसियों से लेने के प्रयास कर रही है। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो दीर्घकालीन परियोजनाओं में शामिल हैं, उनको धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही है। माना यह जा रहा है कि विदेशी एजेंसियों के सहयोग से आने वाले समय में जो लंबे समय की परियोजनाएं हैं, उनको सरकार धरातल पर उतारने के लिए प्रयास कर रही है। बिल्कुल, और ऐसे में अगर इसको रफ्तार मिलती है तो जाहिर है प्रोजेक्ट का आगे बढ़ना, उसका कंप्लीट होना, यानी आर्थिकी में भी कहीं ना कहीं सहयोग मिलना, और बाकी जो रोज़गार पनपते हैं ऐसे प्रोजेक्ट होने से, तैयार होने से, इनके पूरी तरीके से धरातल पर उतरने से, तो वो तो है ही। यानी जो 16 शहर हैं उनके विकास की इबारत अब आने वाले समय पर लिखी जा सकेगी अगर इन प्रोजेक्ट को हम पूरा होता हुआ देखते हैं तो। बहरहाल सोनू, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अब सरकार जो है विदेशी एजेंसियों से धन जुटाएगी और 11 प्रोजेक्ट को रफ्तार देने की कोशिश होगी। आगामी 3 साल में इन्हें पूरा करने का लक्ष्य होगा, और 16 शहर होंगे जिन्हें विकास से जोड़ा जाएगा, विकसित किया जाएगा। और ये तमाम चीज़ें मुमकिन होती हैं तो जाहिर है कि और भी रास्ते खुलेंगे, और उत्तराखंड में लोगों को और भी रोजगार से जुड़े हुए अवसर या उनकी आर्थिकी की बात हो, उसमें भी फायदा होगा ही। इसी के साथ न्यूज़ उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।